हाय देयर, ये MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का सेकंड लेसन है और इस लेसन के अंदर आपको थीम 2 करवाई जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले है पोटेंशियल ड्रॉबैक्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि कुछ नुकसानात भी होते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के। इससे पिछली वाली थीम के अंदर आपको एंटरप्रेन्योर के कुछ फ़ायदे बताए गए थे और अब जो है वो पोटेंशियल ड्रॉबैक्स हैं, कुछ पॉसिबल जो इसके नुकसानात हैं वो। पहली चीज़ तो ये है कि इसमें कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है और ये ड्रॉबैक्स ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिनको अक्सर लोग इग्नोर कर जाते हैं। पहली चीज़, फिक्स इनकम का इसके अंदर कोई सिलसिला नहीं होता कि इनकम जो वो फिक्स मिलेगी। तो ऐसे लोग, जाहिर बात है, जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको फिक्स इनकम की आदत होती है, तो ऐसे लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होती है जब उनको फिक्स इनकम नहीं मिलती। और हमेशा इसके अंदर जो है, जाहिर बात है, रिस्क ऑफ फेलियर होता है। बिजनेस, जाहिर बात है, कभी भी फेल भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन चांस होता है और इसी वजह से लॉस ऑफ इंटायर इन्वेस्टमेंट का भी चांस होता है। पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट है उसके डूबने का भी एक चांस ज़रूर होता है। और ये भी होता है कि एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा लंबा भी काम करना पड़ सकता है, ज़्यादा वर्किंग आवर्स तक काम करना पड़ता है जॉब के मुकाबले में। वो डिपेंड करता है बिज़नेस की नेचर पे। कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं जहाँ पर ज़्यादा लंबा काम करना पड़ सकता है और स्पेशली जब बिज़नेस नया होता है उस वक्त तो ज़्यादा काम करना ही पड़ता है बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए। और ऐसे बिज़नेस जिनके अंदर लेस स्टार्टअप फाइनेंस हो, यानी कि जो फाइनेंस है वो कम है शुरू के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है एंटरप्रेन्योर की वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल की ज़िंदगी होती है उसकी शुरुआत के अंदर, जब तक बिज़नेस इस्टेब्लिश नहीं हो जाता तब तक। और स्ट्रेस लेवल भी इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि हर चीज़ का ज़िम्मेदार होता है बिज़नेस के अंदर। जो भी ज़ाहिर बात है इश्यूज़ आते हैं उसका ज़िम्मेदार होता है एंटरप्रेन्योर, और वो किसी दूसरे शख्स को ब्लेम भी नहीं दे सकता क्योंकि सब कुछ उसके अंडर में होता है। इस वजह से किसी, ज़ाहिर बात है, जॉब में तो इंसान अपने कोलीग्स को, अपने बॉस को भी ब्लेम दे सकता है, लेकिन यहाँ पर वो किसी दूसरे को ब्लेम भी नहीं दे सकता। इसके अलावा फैमिली प्रेशर भी होता है। अब बिज़नेस स्टार्ट हो गया, उससे प्रॉफिट नहीं आ रहा तो फैमिली प्रेशर भी होता है। मार्केट ट्रेंड्स ऐसे होते हैं, मार्केट की सूरत हाल जो है वो ऐसी ख़तरनाक बन जाती है एंटरप्रेन्योर के लिए। और कुछ दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, उससे डिस्करेजमेंट होती है। और हमारी सोसाइटी में ये फैक्टर्स कुछ ज़्यादा ही डिस्करेज करते हैं। नॉर्मली जो है, जाहिर बात है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज किया जाता है उन सोसाइटीज़ में ये फैक्टर्स इतने ज़्यादा डिस्करेज नहीं करते जितने हमारी सोसाइटी में करते हैं। तो हमारी सोसाइटी में ये फैक्टर और भी ज़्यादा डिस्करेज कर रहे होते हैं। और एंटरप्रेन्योर का ये नहीं होता कि वो सिर्फ बेनिफिट्स को एंजॉय करता है, बल्कि उसको कई सारे टास्क भी करना होते हैं, मल्टीटास्किंग करना होती है, जैसे कि फाइनेंशियल एनालिसिस भी करना होगा, फिजिकल एफर्ट्स भी होंगी, मजदूर के साथ मिलकर खुद भी काम करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, और तो बहुत से दूसरे काम भी होते हैं। अनसर्टेन इनकम की वजह से एक रिस्क होता है फैमिली एक्सपेंसेस का भी और सोशल लाइफ का भी होता है। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि डेट बिकम डिफ़िकल्ट एंड अ बर्डन। जो डेट होता है, ज़ाहिर बात है, कर्जा जो है वो एक बर्डन बन जाता है जब तक बिज़नेस इस्टेब्लिश नहीं होता। जब तक बिज़नेस इस्टेब्लिश नहीं हुआ, अब अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो ज़ाहिर बात है उसे भी रिटर्न चाहिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और अगर कहीं से आपने डेट लिया है तो वो भी ज़ाहिर बात है एक बर्डन जो है वो बन जाता है। तो जब तक बिज़नेस इस्टेब्लिश नहीं होता तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी जो है वो बर्डन बन जाती हैं, और डेडलाइन को पूरा करना भी जो है एक काफ़ी जो है वो मुश्किल होता है। सोर्स ऑफ मोटिवेशन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, किस तरीके से आप मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं या आइडियाज़ हासिल कर सकते हैं। इकोनॉमी और इकोनॉमिक इंडिकेटर से भी आइडियाज़ मिलते हैं, और ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, वो है परचेजिंग पावर, के लोगों की परचेजिंग पावर क्या है, परचेजिंग पावर उनकी ज़्यादा है या कम है, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, यानी कि महंगाई है या सस्ताई है, लोन रेट्स क्या चल रहे हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जा रहा है लोन के ऊपर, प्राइस कंपटीशन कैसा है, और इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है। इसके अलावा टैक्स रिबेट और ग्लोबल टाइज, तो इन तमाम चीज़ों से भी आइडियाज़ जो है वो मिलते हैं। और उसके बाद फिर डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफिक का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन के बारे में जो है वो स्टडी करना। इससे भी आइडियाज़ मिलते हैं, जैसे कि माइनॉरिटीज़ जो है उनकी अपनी जो है ज़ाहिर बातें ज़रूरियात होती हैं और उनके अपने फेस्टिवल्स होते हैं, और एक बड़ी तादाद जो है पॉपुलेशन की वो अंडर 25 एज है। उनकी अपनी नीड्स और वांट्स है और वो भी अर्न करना चाहते हैं। और अर्बन एरियाज़ के अंदर बहुत से वर्किंग कपल्स हैं
जो कि मिल के काम करते हैं और उनकी अपनी जो है ज़ाहिर बातें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर भी इजाफा हो रहा है। इसके अलावा अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन ने बहुत सी प्रॉब्लम्स को खड़ा किया है, बहुत सी प्रॉब्लम्स सामने आई हैं अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन की वजह से, और उससे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं सो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, क्योंकि उन प्रॉब्लम को अगर सॉल्व किया जाए तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंटरप्रेन्योर के लिए। और बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो कि जिन्होंने स्टार्ट किया है बिजनेस अपनी जॉब के साथ। वो पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं, जॉब भी उनकी है और उन्होंने जॉब के साथ ही जो है वो अपना भी बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और आज के दौर में तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो है वो डिग्रीज ऑफ़र कर रही हैं, स्पेशलाइजेशन जो है वो ऑफ़र की जा रही है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। और वो भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है यंगस्टर के लिए कि वो अपना वेंचर, अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करें। यूनिवर्सिटीज़ ने अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स को डेवलप किया है। सो अगर आप इवन के ग्रेजुएट भी नहीं हैं और अपना बिजनेस आइडियाज़ आप उनको प्रेजेंट करते हैं, और अगर यूनिवर्सिटी को वो आइडिया पसंद आ जाता है तो यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट भी करेगी और फैसिलिटेट भी करेगी। और एक शिफ्ट है सर्विस इकोनॉमी की तरफ, और उससे भी नए आइडियाज़ आ रहे हैं। ज़्यादातर जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनके अंदर सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। ऑनलाइन जो काम लोग कर रहे हैं उसमें भी लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह के अंदर भी लोग जो है वो सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से एडवांसमेंट है, जो भी एक तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, उससे भी कई सारे नए आइडियाज़ आ रहे हैं। जैसे कि जापान इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। जापान के अंदर जो ओल्ड एज लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जो बूढ़े लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो यंगस्टर हैं ज़ाहिर बात है वो अवेलेबल नहीं है कि वो उनकी देखभाल कर सके, क्योंकि यंगस्टर जो है अपने काम में बिज़ी रहते हैं, और जापान में लोग काफ़ी ज़्यादा ज़ाहिर बात है काम के अंदर बिज़ी रहते हैं। इस वजह से यंगस्टर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उनकी देखभाल कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि रोबोटिक नर्सेस डेवलप किया, उनको बनाया उन्होंने, रोबोटिक नर्सेस उन्होंने बना लिए, ताकि वो फिर रोबोटिक नर्सेस जो है वो देखभाल करते हैं जितने भी ओल्ड एज लोग होते हैं उनकी। और फीलिंग ऑफ अचीवमेंट जो होती है उससे भी ज़ाहिर बात है नए आइडियाज़ जो है वो मिलते हैं। और आज का दौर ई कॉमर्स और वर्ल्ड वाइड वेब का भी है। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो वेबसाइट्स होती हैं जो ऑनलाइन सेलिंग कर रही होती हैं, वो होती हैं जहाँ पे सेलर सेल करते हैं और ऑनलाइन जो है वो फिर बायर्स उनसे बाय कर रहे होते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेट की वजह से जो है ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा सोर्स है, और बहुत से बिजनेसेस आज के दौर में जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर रन कर रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं बहुत से बिजनेस अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, और कई सारे बिजनेसेस की प्रेजेंस मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया के ज़रिए वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लीड जनरेट कर रहे होते हैं। हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर बना जाता है। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एक ही तरीका है एंटरप्रेन्योर बनने का, और वो ये है कि अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट किया जाए स्क्रैच से, बिल्कुल नया एक बिज़नेस जो है खड़ा किया जाए, उसको हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर आपके पास एक यूनिक आइडिया हो, यूनिक बिजनेस आइडिया हो, बिल्कुल एक अनोखा किस्म का, एक अलग किस्म का आइडिया हो, तभी आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और एक और मिसकॉन्सेप्शन ये कि अगर आप फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो ही आप जो है वो एंटरप्रेन्योर कहलाए जाएंगे। और इसके अलावा सॉल प्रोप्राइटरशिप को एंटरप्रेन्योर कहना है कि सिर्फ सॉल प्रोप्राइटरशिप ही एंटरप्रेन्योर है, सो ये भी गलत है, ये भी एक मिथ है। और ये भी सही नहीं है कि अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या केमिस्ट हैं तो आप एंटरप्रेन्योर जो है वो नहीं बन सकते। सो आपका ताल्लुक किसी भी प्रोफेशन से हो तो आप जो है वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक अलग बात है कि जाहिर बात है जो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स वगैरह होते हैं उनको काफ़ी हर्डल्स आ सकते हैं और काफ़ी उनको प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, लेकिन वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और स्पेशली उनको अगर कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो बिजनेस को रन करने वाला पार्टनर हो, तो उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रेजुएट अपनी स्टडी के दरमियान जो है वो अपने वेंचर को स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं और वो अपना लक जो है वो बिजनेस में ट्राई करते हैं। इसको हम कहते हैं एकेडमिक स्पिन आउट। एकेडमिक स्पिन आउट इसको कहा जाता है। और उसके बाद एक अप्रोच है इनसाइड आउट अप्रोच। इसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट होता है, उसको कोई बिजनेस आइडिया मिल जाता है अपने टीचर से, या फिर वो कोई वीडियो देखता है। आज के दौर में तो ये चीज़ काफ़ी कॉमन है, किसी एक्सपर्ट की, किसी एंटरप्रेन्योर की वो वीडियो देखता है और उसके बाद वो अपने बिजनेस के लिए जाता है और आइडिया को वो ट्राई करता है। उसको हम कहते हैं इनसाइड आउट अप्रोच।
और एक है आउटसाइड इन अप्रोच। उसमें क्या होता है कि वो कोई जॉब पर्सन है, जॉब करने वाला शख्स है या कहीं पे वो काम कर रहा है, और उसके बाद एक उसके पास एक आइडिया आता है और वो उस आइडिया को ले जाता है यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर में। अब उस यूनिवर्सिटी का वो एज अ स्टूडेंट उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो उस यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट नहीं है, वो जॉब कर रहा है कहीं पे, लेकिन वो ले गया आइडिया को इन यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर में। यूनिवर्सिटी को वो आइडिया पसंद आ गया, सो यूनिवर्सिटी जो है जारी बात है उसको सपोर्ट करती है और फैसिलिटेट करती है कि वो अपना वेंचर जो है वो स्टार्ट करने में। हालांकि वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है उसके बावजूद भी। सो इसको हम कहेंगे आउटसाइड इन अप्रोच। सो बहुत से तरीके हैं एंटरप्रेन्योर बनने के, जैसे कि नया वेंचर जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाए, एग्जिस्टिंग बिजनेस को ख़रीदा जाए, फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप भी है, और इसके अलावा फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग जो है इसका जो इसकी डिटेल है ये आपने इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के कोर्स के अंदर पढ़ी होगी, लेकिन अगर आपने ये कोर्स अभी तक नहीं पढ़ा तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे, और इस चैनल के ऊपर भी उस इंट्रोडक्शन टू बिजनेस जो कोर्स है उसकी शॉर्ट वीडियोस मौजूद है। सो फ्रेंचाइजिंग में ये होता है कि फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी होती है। जो फ्रेंचाइजर होता है वो फ्रेंचाइजी को राइट देता है कि वो उसकी ब्रांड और उसका जो भी सिस्टम प्रोसीजर वगैरह है उसको इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि KFC इसकी मिसाल ली जाए, सो KFC फ्रेंचाइज़र है, और KFC वाले अगर किसी एक शख्स को परमिशन देते हैं कि वो KFC खोल ले तो वो फ्रेंचाइजी होगा। इस्टेब्लिशिंग न्यू वेंचर। सो जब नया एक वेंचर, नया बिजनेस जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसमें क्या होता है, सो क्रिएटिंग अ न्यू वेंचर्स, इसका मतलब स्टार्टअप भी होता है। इसमें बिजनेस जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया जाता है, इनकी बिल्कुल नया एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया जाता है। इसके अंदर जारी बात है ज़्यादा टाइम भी लगता है, रिस्क भी इसमें ज़्यादा होता है, और फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, और जो फेट होता है स्टार्टअप का वो अनसर्टेन है। इसकी किस्मत जो है वो अनसर्टेन होती है, गैर यकीनी होती है, यानी कि कुछ भी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। और यूजुअली इनका साइज़ जो है वो आमतौर पे स्मॉल होता है, और फ्रस्ट्रेशन के अंदर इजाफा होता है जब रिस्क ऑफ फेलियर होता है तो। सो इंक्यूबेशन सेंटर्स को इन्हीं मकसद के लिए बनाया जाता है ताकि जो भी मुश्किलात नए वेंचर्स के अंदर आ रही हैं उसको फैसिलिटेट करें, उसमें मदद करें। और इंक्यूबेशन सेंटर लॉन्चिंग पैड का काम करता है नए बिजनेसेस के लिए। ये आपको पिछली थीम के अंदर, पहली थीम के अंदर बताया गया था। सो इंक्यूबेशन सेंटर में डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरियाज से लोग आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, और वो जो है सारी बातें मदद करते हैं, और उससे जो है नेटवर्क डेवलपमेंट होती है, और उससे जाहिर बात है ये भी पता चलता है कि कौन से मसले के लिए आपको कहाँ जो है जाना चाहिए। और मार्केट नॉलेज जो है जाहिर बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब जाहिर बात है इंसान नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी जो मार्केट नॉलेज होती है वो सोचता तो है कि उसके पास मार्केट नॉलेज है, लेकिन जाहिर बात है असल में उसके पास मार्केट नॉलेज जो है वो नहीं होती। उसको मार्केट की जो एक्चुअल डायनामिक्स होती हैं उसके बारे में नहीं पता होता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्किल लेबर जो है वो नहीं मिल रहा होता। लेबर तो बहुत अवेलेबल होते हैं, लेकिन जारी बात है स्किल लेबर जो है जो वेंचर के हिसाब से सूटेबल होता है वो नहीं मिल रहा होता, तो वो भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। और इनिशियली जो स्टार्टअप होते हैं जारी बात है उनमें फाइनेंस जो होता है वो लिमिटेड होता है, जो सरमाया होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि लोग जो है वो कम इन्वेस्ट करते हैं रिस्क इन्वॉल्व की वजह से। और प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन के इशू भी आ जाते हैं। ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन जो है उसके भी इशू आ जाते हैं। सो स्टेजेस हैं न्यू वेंचर क्रिएशन की। सो पहला है इंफॉर्मेशन सीकिंग। अब इंफॉर्मेशन हासिल करना जारी बात है एक बहुत ज़रूरी है, ये एक क्रिटिकल हिस्सों में से है, और एक काफ़ी क्रिटिकल हिस्सा है ये। सो कल्चरल और मार्केट अवेयरनेस जो है वो लाजमी है, और स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होनी चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने की, क्योंकि जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है बहुत सी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ जाती हैं, तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होनी चाहिए। इवन कि हो सकता है कि आपकी फैमिली भी है आपके इस फैसले के ख़िलाफ़ हो। और आइडियाज़ जो है प्रोडक्ट या सर्विस के वो जो है लाजमी जो है वो क्लियर होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कंपटीशन के बारे में कि कंपटीशन कैसा है और प्राइजेस क्या चल रहे हैं। सप्लायर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो सप्लाई करेगा जारी बात है सामान सप्लाई जो करेगा उसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है स्टार्टअप के लिए वो लाजमी जो है जारी बात है उसको हासिल करना चाहिए।
और ग्रो के लिए हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग भी लेनी पड़े, और कई सारे सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी जो है वो अवेलेबल हैं इस पर्पज़ के लिए। सो की पॉइंट टू कंसिडर, कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर करना है। सो एंटरप्रेन्योर को लाजमी जो है वो कंसिडर करना चाहिए इकोनॉमिक फैक्टर को, जब वो नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट करे। और एक प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए स्मूथ रनिंग के लिए बिजनेस के। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि विच रिसोर्सेज आर डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन, कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि मुश्किल होगा जिनको हासिल करना, और क्या तरीका है जिससे उनको हासिल किया जा सकता है। अब जाहिर बात है मुश्किल तो है, लेकिन क्या तरीका है, कोई ना कोई जाहिर बात है उनको तरीका होना चाहिए। और क्या हर्डल्स और क्या क्या रुकावटें हैं और क्या इशू है जो इस बारे में फेस किए जा सकते हैं। और मार्केट जो इन्फॉर्मेशन है उसको हासिल करना बहुत ज़रूरी है स्टार्ट करने के लिए और रन करने के लिए बिज़नेस को स्मूथली। और मार्केट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इन्वेस्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी बहुत जो है वो ज़रूरी होती है। और जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्लान के हवाले से वो क्लियर होने चाहिए। और कॉम्पिटिटर्स की इंफॉर्मेशन, साथ में लेवल ऑफ जो कंपटीशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को भी इकट्ठा करना चाहिए। और एक बड़ी अहम चीज़ है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है एंटरप्रेन्योरशिप मायोपिया। इसमें क्या है कि जब भी लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में रीड करते हैं या उनकी स्टोरीज़ देखते हैं, सो वो उनकी कामयाबी तो देखते हैं कि वो इतने गरीब थे और वो इतने कामयाबी की तरफ आ गए और इतना बड़ा उनका बिजनेस जो है वो चलना शुरू हो गया, लेकिन वो उनकी जो स्ट्रगल होती है उसको ओवरलुक कर देते हैं। उन्होंने जितनी स्ट्रगल की होती लाइफ में अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के अंदर, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि जब वो स्ट्रगल को नज़रअंदाज करते हैं और वो खुद अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, और उसमें जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमें उस तरह की सक्सेस नहीं मिल रही। वो इसी वजह से फ्रस्ट्रेट होते हैं कि उन्होंने स्ट्रगल को ओवरलुक किया होता है। अगर वो उन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की स्ट्रगल को देखेंगे तो जाहिर बात है फिर उनको भी इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, क्योंकि उनको पता होगा कि जिस तरह से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ने स्ट्रगल किए तो हमें भी उसी तरह से स्ट्रगल करना होगी उनकी तरह कामयाब बनने के लिए। बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो अगर आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस, एक चलता हुआ कारोबार बाई करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या उसमें हो सकता है। लाजमी नॉलेज होनी चाहिए जिस तरह का बिजनेस आप खरीदना चाहते हैं उसके बारे में। जैसे कि अगर रेस्टोरेंट खरीदना चाहते हैं तो रेस्टोरेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और अगर रिलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है तो वो तो एक प्लस पॉइंट होगा। यानी कि अगर रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस भी है तो वो तो एक प्लस पॉइंट होगा। और लाजमी जो है वो सर्च करना चाहिए पॉसिबिलिटीज़, पोटेंशियल ऑफ एक्सपेंशन के हवाले से कि किस हद तक जो है इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, या फिर एटलीस्ट जो है मेंटेनेंस उसकी करंट लेवल के ऊपर। और नॉलेज होनी चाहिए करंट कस्टमर्स के बारे में बिजनेस के, और जो भी रिलेटेड मार्केट ट्रेंड है। और जो पेमेंट मेथड है उसको भी देखना चाहिए कि पेमेंट किस तरीके से करनी है, कैश पेमेंट है या फिर क्रेडिट टर्म्स है। और लाइबिलिटीज़ और रिसीवेबल को भी लाजमी जो है वो देखना चाहिए, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं इस बिज़नेस की या फिर कितने रिसीवेबल हैं, कितना इस पर कर्ज चढ़ा है या फिर कितने लोगों ने इससे कर्ज लिया है। और ये भी देखना चाहिए कि जो नए बिज़नेस में आप एंटर हो रहे हैं ये आपके जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, जो आपका पुराना बिज़नेस है, उससे किस हद तक रिलेटेड है, और क्या डाइवर्सिफाई करना आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी बेकरी है और बेकरी के साथ साथ आप जो एक रेस्टोरेंट ख़रीदना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए किस हद तक फ़ायदेमंद होगी या नहीं होगी, इस चीज़ को भी देखना होगा। और जो ब्रांड इमेज है वो अच्छी है या नहीं, गुडविल, यानी कि गुडविल की डिटेल तो आपने अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्स के अंदर पढ़ी होगी। अगर आपने कोर्स नहीं पढ़ा है तो जाहिर बात है उसके अंदर आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि गुडविल आखिर क्या है। जो ब्रांड इमेज है वो भी देखी जाती है कि एक अच्छी ब्रांड इमेज है, नहीं लोगों की नज़र में उस बिज़नेस की एक इमेज कैसी बनी हुई है। कुछ फ़ायदे हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय करने के, और वो ये है कि सक्सेसफुल जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होते हैं, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल होते हैं, तो जाहिर बात है उनको कंसिडर किया जाता है कि वो आगे भी इसी तरह से सक्सेसफुल होंगे। और अगर उसकी लोकेशन अच्छी है तो जाहिर बात है वो तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये भी फ़ायदा होता है कि एम्प्लॉयज़ और सप्लायर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड होते हैं, वो पहले से मौजूद होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे होते हैं, और
सप्लायर भी पहले से मौजूद होते हैं जो सप्लाई कर रहे होते हैं, तो उससे बिजनेस जो है वो स्मूथली वर्क करता है। और फिक्स एक्सपेंसेस जो हैं जैसे कि इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, अपनी जगह पर जो है इंस्टॉल होते हैं, जितनी भी मशीनरी वगैरह होती है। प्रोडक्टिव क्वालिटी के बारे में भी पता होता है कि जो क्वालिटी है प्रोडक्टिव क्वालिटी वो कैसी है, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो हो रही होती है ऑलरेडी। इन्वेंटरी अपनी जगह पर होती है, और एक्सपीरियंस जो होता है प्रीवियस ओनर का वो भी जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है। और इसके अंदर क्या होता है कि टाइम, एनर्जी और कॉस्ट बचती है नए वेंचर को इस्टेब्लिश करने की, क्योंकि नया वेंचर जब इस्टेब्लिश किया जाता है उसके अंदर टाइम भी ज़्यादा लगता है, एनर्जी भी ज़्यादा लगती है और कॉस्ट भी ज़्यादा लग सकती है। इसके अलावा कस्टमर्स और जो मार्केट्स होती हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड होती हैं, पहले से ही जो है कस्टमर्स जो है वो ख़रीद रहे होते हैं प्रोडक्ट्स को, और मार्केट्स के अंदर जो शेयर होता है ज़ाहिर बात है वो ऑलरेडी मौजूद होता है उस कंपनी का। सो कुछ डिसएडवांटेज भी, जहाँ एक तरफ कई सारे फ़ायदे हैं वहाँ कई सारे नुकसान भी होते हैं, वरना हर कोई जो है एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय करे। पहली चीज़ ये होती है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर जो प्रॉफिट्स और जो रिसीवेबल शो किए जा रहा होता है वो असली नहीं होता, वो गलत होता है, वो झूठ लिखा होता है उसके अंदर कि प्रॉफिट शो किया जा रहा है कि इतने प्रॉफिट कमा रही है, हालांकि वो प्रॉफिट नहीं होता। और ना रिसीवेबल जो लोगों से रिसीव करना होता है, इसकी डिटेल भी आपने अकाउंटिंग के अंदर पढ़ेंगे, आप ये पढ़ चुके होंगे। तो जितने लोगों से रिसीव करना होता है अमाउंट, उसके बारे में भी जो लिखा होता है कि इतने लोगों से आप इतना अमाउंट रिसीव करेंगे, सो वो भी गलत लिखा होता है। और बिजनेस मॉडल ही फॉल्टी हो, ये भी हो सकता है कि बिजनेस मॉडल ही फॉल्टी है। और इसके अलावा लोकेशन लोकेशन सही नहीं हो, ऐसी जगह पर हो जो कि आपके घर से या तो बहुत दूर है, या फिर ऐसी लोकेशन है जहाँ से आपको अगर माल आप उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको महंगा पड़ रहा है, उल्टा जो है वो नुकसान हो रहा है आपको फ़ायदे के बजाय। या फिर ऐसी जगह है जो कि कस्टमर ही मौजूद नहीं है उस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट सेल की जा रही है, और ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ की रोड्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिज़नेस के हिसाब से जो है वो कंडीशंस ही ऐसी नहीं है उस इलाके की कि वहाँ पे बिज़नेस किया जा सके। सो ऐसी तमाम चीज़ें भी ज़ाहिर बात है सामने रखना पड़ती है, लोकेशन बहुत मैटर करती है किसी भी बिज़नेस के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि जो इक्विपमेंट्स हैं वो आउटडेटेड हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने अपडेटेड इक्विपमेंट्स ख़रीद लिया हो, और इसी तरह से इन्वेंटरी भी आउटडेटेड हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, यानी कि जो कंपनी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज जो है वो चढ़ा हो, और उससे जो है वो बैंकरप्सी भी हो सकती है उस बिज़नेस की। सो फाइनेंशियल असेसमेंट किया जाता है इसी वजह से कि ताकि पता चल सके जो बिज़नेस आप ख़रीद रहे हैं वो ओवर प्राइस है या नहीं। और इसके अंदर कई सारी असेसमेंट किया जाता है, कई सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बैलेंस शीट है, एडजस्टेड बैलेंस शीट है, रिसीवेबल है, पेबल है, कैपिटलाइज अर्निंग अप्रोच है। और इन तमाम की जो डिटेल्स है वो आप अकाउंटिंग के अंदर पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे, और फाइल कोर्सेज के अंदर भी इसकी डिटेल मौजूद है। और ये भी देखना होता है कि नेगेटिव ब्रांड इमेज तो नहीं है, जो उसकी रेपुटेशन है, बायर की नज़र में जो रेपुटेशन है, लोगों की नज़र में जो रेपुटेशन है वो ख़राब तो नहीं है उस बिज़नेस की। और कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्रूशल इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंटेशन है मिस होती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिस है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट है वो भी मिस है। कभी डॉक्यूमेंट्स का भी इशू आ सकता है, और कभी ऐसा भी होता है कि जो बिजनेस सीक्रेट्स है वो जो प्रीवियस ऑनर है उसको पता है, क्योंकि जाहिर बात है जो बेच रहा है आपको बिजनेस उसको तो उस बिजनेस के तमाम सीक्रेट्स पता है। अब क्या हो सकता है कि वो ऑनर जो है उन बिजनेस सीक्रेट्स को आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ शेयर भी कर सकता है, वो कॉम्पिटिटर्स के साथ मिलके काम भी कर सकता है, और वो खुद दोबारा वही बिजनेस दोबारा इस्टेब्लिश भी कर सकता है जिस तरह का बिजनेस वो आपको सेल कर रहा है। तो अब जब वो इस तरह का बिजनेस दोबारा इस्टेब्लिश करेगा तो उसको आपके तमाम सीक्रेट्स पता होंगे। और ये भी हो सकता है कि एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं वो छोड़ के चले जाएं, जब ऑनर चेंज हो तो वो एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाएं, ये भी हो सकता है। और इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जो इस्टेब्लिश एम्प्लॉय होते हैं उनके पास वो एडजस्ट होते हैं उस इन्वायरमेंट के अंदर, तो जो नया एम्प्लॉय आएगा तो सारी बात है उसको एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। और पार्टनरशिप बिजनेस अगर है तो उसके अंदर ये भी इश्यूज आते हैं कि पार्टनर्स जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फाइंड आउट वाई द बिजनेस इज फॉर सेल, तो आपने देखना है कि बिजनेस किन वजूहत की वजह से सेल किया जा रहा है। तो पहले कुछ ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से अगर आप बिजनेस को बाय करेंगे तो प्रॉफिटेबल होगा। पहली चीज़ तो ये कि ऑनर इस वजह से सेल कर रहा है, ओल्ड एज की वजह से या इलनेस की वजह से, वो बूढ़ा हो चुका है या ऐसी बीमारी है कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो बिज़नेस को चला सके। और इसके अलावा ये भी रीज़न हो सकती है कि वो किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे सूबे जा रहा हो और
मुल्क छोड़ के जा रहा हो, ये भी हो सकता है। और उसके लिए ज़ाहिर बात है पॉसिबल नहीं हो कि वो बिज़नेस को भी वहाँ मूव कर सके, क्योंकि बिज़नेस इस तरह की नेचर का है इस वजह से। और ये भी वजह हो सकती है कि उसको कंपनी की तरफ से एक ऑफ़र आ गई हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बिजनेसमैन जो है वो छोटा बिजनेस चला रहा है और कंपनी से उसको एक बड़ी पोस्ट की ऑफ़र आ जाती है, तो वो अपना बिज़नेस जो है वो सेल कर देता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता फिर कि वो बिज़नेस भी देखे और अपनी जो पोस्ट है उसको भी ज़ाहिर बात है मैनेज करे। तो ये वजूहत हैं, अगर ये इनमें से कोई एक वजह होती है तो बिज़नेस को ख़रीदना जो है वो प्रॉफिटेबल होता है। और कुछ ऐसी वजूहत हैं जिनके होते हुए बिज़नेस को ख़रीदना नुकसानदेह होगा। पहली चीज़ ये कि बिज़नेस जो है वो प्रॉफिटेबल अब नहीं रहा, ये भी एक वजह, इस वजह से बेच रहा है ओनर। और फ्रेंचाइज बिज़नेस था, उसका फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और अब जिस नाम से बिज़नेस चल रहा है उसकी सेल जो है वो डिक्लाइन है, प्रॉफिटेबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल KFC का फ्रेंचाइज था, प्रॉफिटेबल था बहुत ज़्यादा, लेकिन KFC से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। अब वो एक लोकल रेस्टोरेंट के नाम से, किसी लोकल नाम से रेस्टोरेंट चल रहा है, लेकिन सारी बात है अब वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि लोग जो है वो ब्रांड की वजह से वहाँ पे आते थे, KFC की ब्रांड वैल्यू की वजह से। लेकिन सारी बात है काफ़ी डिक्लाइन आ गया उसकी जो सेल थी। और ऑनर्स ने ये बात देखी कि अब बिज़नेस जो है वो फ्यूचर में ग्रो नहीं करेगा और आगे चल के जो है वो लॉस आएगा बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से वो बेच रहा है। तो ये भी ज़ाहिर बात है ऐसी सिचुएशन में भी बिज़नेस को ख़रीदने का नुकसान होगा। सो एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल डेटा। सो जब कोई शख्स बाय करता है एग्जिस्टिंग बिजनेस को, तो इवेल्यूशन उसको करनी चाहिए, एग्जामिनेशन करनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुनियाद के ऊपर जो ऑनर उसको दिखा रहा हो। सो उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस जो है वो लाजमी देखनी चाहिए। रिव्यू करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और टैक्स रिटर्न को पिछले 5 सालों का, और ये स्टेटमेंट जो है वो शो करते हैं परफॉर्मेंस जो है बिज़नेस की ओवर द ईयर्स। और रिकग्नाइज करना चाहिए कि फाइनेंशियल डेटा मिसलीडिंग हो सकता है, यानी कि जो आपको डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें गलतियाँ हो सकती हैं। जैसे कि एसेट्स को ओवर वैल्यूड किया जा रहा है, उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा दिखाई जा रही है जबकि उनकी वैल्यू कम है। एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट किया जा रहा है या अंडरस्टेटेड किया जा रहा है, एक्सपेंस भी आपको गलत बताया जा रहा है। इनकम अंडर रिपोर्टेड है और अनरिकॉर्डेड डेट्स हैं, कई सारे ऐसे कर्जे हैं जो कि रिकॉर्ड ही नहीं हुए कंपनी के ऊपर या फर्म के ऊपर। कई ऐसे कर्जे चढ़े हुए हैं जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। सो एडजस्ट एसेट वैल्यूएशन जो है वो रिफ्लेक्ट करती है ट्रू स्टेट जो है बिजनेस की जो एक ट्रू जो एक हालत है उसको रिफ्लेक्ट करती है। सो इन्वेस्टिगेटिंग एंड इवेल्यूटिंग अवेलेबल बिजनेसेस। सो जब एक शख्स डिसाइड कर लेता है कि उसने बाय करना है एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो उसको इवेल्यूट करना चाहिए और कुछ चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी चाहिए। सो इवेल्यूट करते हुए एक तो पहली चीज़ ये कि हैस्टी डिसीजन से अवॉइड करें, हैस्टी डिसीजन नहीं हो, यानी कि जल्दबाजी का डिसीजन नहीं होना चाहिए। जल्दबाजी ना करें इंसान जब ज़ाहिर बात है एग्जिस्टिंग बिजनेस को वो इवेल्यूट कर रहा है। प्रोफेशनल सर्विसेज की भी ज़रूरत पड़ सकती है, अकाउंटेंट की, स्पेशली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, CA वगैरह, इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये एक्सपर्ट्स होते हैं बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर, और ये आपको एक्यूरेटली तौर पे ज़ाहिर बात है बता सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो सही इन्फॉर्मेशन क्या है। और इसके अलावा कई सारे लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो अटॉर्नी की सर्विसेज की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लॉयर वगैरह की सर्विसेज की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके अलावा जो एक्सपर्ट हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी सर्विस की आपको जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। जो भी डोमेन एक्सपर्ट है, जिस फील्ड का आप जो है वो बिज़नेस ख़रीद रहे हैं, ज़ाहिर बात है उससे रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट है। अगर रेस्टोरेंट ख़रीद रहे हैं तो जो रेस्टोरेंट का ज़ाहिर बात है एक्सपर्ट है, उसकी भी ज़ाहिर बात है सर्विसेज, ज़ाहिर बात है उससे भी काफ़ी मदद मिलती है इवेल्यूशन के अंदर। सो इवेल्यूशन के कुछ मेथड्स भी हैं, जैसे कि एसेट बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच है। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन जो अप्रोच होती है, इसमें क्या होता है कि देखा जाता है एसेट्स को देखा जाता है और साथ में गुडविल को भी देखा जाता है। तो इसमें फोकस होता है कंपनी की नेट एसेट वैल्यू के ऊपर। अब ये जो अप्रोच होती है, ये जो है ज़ाहिर बात है बायर फ्रेंडली होती है और सेलर यूजुअली तौर पे इस अप्रोच के ऊपर एग्री भी नहीं होते। सो इसमें यही देखा जाता है कि जो एसेट्स हैं और साथ में गुडविल, उनकी वैल्यू जो है देखी जाती है और उसी से फिर बिज़नेस की वैल्यू का अंदाज़ा किया जाता है कि क्या वैल्यू है बिज़नेस की। दूसरी चीज़ है मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच। अब ये जो अप्रोच है ये ऐसी है कि मार्केट के अंदर वैल्यू क्या चल रही है बिज़नेस की, जो सिमिलर बिज़नेस हैं वो किस प्राइस के ऊपर उनको सेल किया गया।
जैसे कि आप गाड़ी खरीदते हैं या घर खरीदते हैं तो आपने देखा कि वहाँ पे जो वैल्यू डिसाइड की जा रही होती है, डिटरमाइन की जा रही होती है घरों की या गाड़ियों की, वो ये देखा जाता है कि मार्केट में इस तरह का घर या इस तरह की गाड़ी कितने में बिक रही है, तो फिर हम भी उसी हिसाब से बेचें। तो इसी तरह इसमें भी बिज़नेस की वैल्यू का हिसाब लगाया जाता है कि मार्केट में इस तरह का बिज़नेस जिस प्राइस पे बिक रहा है तो हम भी उसी प्राइस पे इसको ख़रीदें या बेचें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डेटा अवेलेबल नहीं होता है। जो बिज़नेस की ख़रीदो फरोख्त है उसका डेटा यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं मिलता। बहुत मुश्किल होता है कि किसी आप बिज़नेस में कोई भी बिज़नेस अगर आप ख़रीद रहे हैं तो आप ये देखें कि वो मार्केट में कितने का बिक रहा है, तो उसका डेटा पाकिस्तान के अंदर मिलना बहुत मुश्किल है। और उसके अलावा अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच भी होती है। इसमें जो है वो फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी जो है वो कैलकुलेट की जाती है। जितनी ज़्यादा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी होती है उतनी ज़्यादा हायर जो है वो प्राइस होते हैं बिजनेस के। और उसके बाद फिर कैश फ्लो वैल्यूएशन बेस्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है कि ये बेस्ड करती है कैश फ्लो के ऊपर, और इसमें ज़ाहिर बात है अकाउंटेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। कैश फ्लो जो है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, और प्राइस जो है वो डिसाइड किया जाता है। और ज़ाहिर बात है ये कॉम्प्लेक्स किस्म का प्रोसीजर होता है। सो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है इस वैल्यूएशन अप्रोच के अंदर। सो उसके बाद है फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ फर्म्स कैपिटलाइजेशन रेट। सो कैपिटलाइजेशन रेट से मुराद ये होता है कि वो रेट जिस पर बिजनेस जो है वो री इन्वेस्ट करता है अपनी अर्निंग को। और वैल्यू जो होती है किसी बिजनेस की वो यूजुअली इसी तरह डिसाइड होती है, उसके कैपिटलाइजेशन रेट के मुताबिक डिसाइड होती है। सो अगर एक बिजनेस जो है वो ज़्यादा री इन्वेस्ट करता है अपनी अर्निंग का ज़्यादातर हिस्सा वो अगर री इन्वेस्ट कर रहा होता है तो वो जो एक रिस्की बिजनेस होता है, और वो लेस वैल्यूएबल होता है। ऐसे बिजनेस की वैल्यू कम होती है एज़ कम्पेयर टू दोज बिजनेस जहाँ पर री इन्वेस्ट जो है सिर्फ कुछ हिस्सा किया जाता है अर्निंग का। सो कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो डिटरमाइंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क और प्रोजेक्टेड ग्रोथ। सो जितना ज़्यादा यानी कि री इन्वेस्ट किया जाएगा अर्निंग का हिस्सा, तो उतना ज़्यादा बिजनेस जो है वो रिस्की होगा और उतनी ही उसकी कम वैल्यू होगी। और जितना कम री इन्वेस्ट किया जाएगा अर्निंग का हिस्सा, तो इसका मतलब ये है कि वो उतना कम रिस्की है और उतनी ही उसकी उस बिजनेस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। फैक्टर्स टू कंसिडर इन वैल्यूइंग अ बिजनेस। अब कुछ नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए एक बिजनेस की वैल्यूएशन के वक्त। आपको क्वांटिटेटिव फैक्टर्स तो बता दिए गए ऊपर, अब है नॉन क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। सो पहली चीज़ जो है वो ये है कि अगर बिजनेस के अंदर ज़्यादा कंपटीशन होगा तो जाहिर बात है ज़्यादा प्रेशर होगा और आपको प्राइस के ऊपर या दूसरे फैक्टर्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और अगर फ्यूचर में ज़्यादा कस्टमर बेस हो सकती है, ज़्यादा कस्टमर अगर हो सकते हैं और अगर पोटेंशियल है उस बिज़नेस का कि बिज़नेस जो वो ग्रो कर सकता है, तो उसको प्रॉफिटेबल होगा बाय करना, कि उसको बाय किया जा सकता है, बाय करने का फ़ायदा होगा ऐसे बिज़नेस को। और अगर कम्युनिटी जो है उसका जो एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जो कम्युनिटी है बिज़नेस के आसपास उसका पॉजिटिव चेंज आता है अगर बिज़नेस के ऊपर, तो उसको बाय करना भी ज़ाहिर बात है बेटर होगा। और इसके अलावा और लीगल कमिटमेंट्स हैं जैसे कि इम्प्रॉपर रेंटल एग्रीमेंट्स हैं और सप्लाई चेन एग्रीमेंट हैं, ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं अगर इस तरह की चीज़ें हैं। और अगर एम्प्लॉय या ट्रेड यूनियन एग्रीमेंट्स हैं तो इनको भी ज़ाहिर बात है लाजमी चेक करना चाहिए। और बिल्डिंग की सिचुएशन भी चेक करनी चाहिए कि बिल्डिंग की सिचुएशन कैसी है। बिल्डिंग जितनी पुरानी होगी ज़ाहिर बात है उतनी ज़्यादा उसकी जो कंडीशन होती है वो ख़राब होती है और उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर ख़र्चा हो जाता है। लेकिन अगर पुरानी है और उसको मेंटेन किया गया है तो ज़ाहिर बात है फिर उसके ऊपर ख़र्चा कम होगा। तो ये चीज़ भी लाजमी देखी जाती है और देखनी चाहिए। हमारे यहाँ तो खैर इतना ज़्यादा बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं निकालते, लेकिन बिल्डिंग की भी डेप्रिसिएशन वगैरह निकाली जाती है और उसकी भी ज़ाहिर बात है वैल्यूएशन की जाती है, सारी चीज़ें उसकी भी देखी जाती हैं। सो उसको भी लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्डिंग की कंडीशन ख़राब है तो बिल्डिंग के ऊपर भी काफ़ी सारा खर्चा आ सकता है। और प्रोडक्ट के प्राइस को भी देखा जाएगा कि किस हद तक जो है किस लेवल के ऊपर जो है वो आप जो है वो प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो चार्ज कर सकते हैं। सो नेगोशिएटिंग एंड क्लोजिंग द डील। इवेल्यूशन और वैल्यूएशन करने के बाद बिजनेस के अब हम जो है वो आखिरी स्टेप की तरफ आ रहे हैं, नेगोशिएटिंग एंड क्लोजिंग द डील। सो टर्म्स ऑफ परचेज। सो डिसाइड करते वक्त
जब ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस के बारे में डिसाइड किया जा रहा है तो कुछ चीज़ें हैं जिनको लाजमी जो है वो जहन में रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं या टोटल एंटिटी परचेज कर रहे हैं। टोटल एंटिटी परचेज करना यानी कि टोटल की टोटल एक ऑर्गेनाइजेशन या फर्म को परचेज करना एक अलग चीज़ है, और एसेट्स को परचेज करना एक अलग चीज़ है। दोनों में फ़र्क है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आप जो है बिजनेस का नाम है उसके ऑनर नहीं होंगे, आप सिर्फ एसेट्स बाय कर रहे हैं। और इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन क्लोज भी है, यानी कि सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा कोई भी अगर वो फॉल्ट हाइड करता है, छुपाता है। सपोज करें कि बिज़नेस को ख़रीद लिया गया और कुछ वक्त बाद जो है कोई उसके अंदर फॉल्ट निकल आता है किसी भी किस्म का, जो उसने छुपाया हो, सेलर ने छुपाया हो, ऐसा कोई फॉल्ट निकल आता है, तो ऐसे सिचुएशन में सेलर के ऊपर पेनल्टी होगी, वो जिम्मेदार होगा कि उसने जो फॉल्ट जो है वो छुपाया है। तो ये भी चीज़ होनी चाहिए। और इसके अलावा पेमेंट इन फुल और पार्शल ओवर टाइम, यानी कि पेमेंट जो है वो फुल करनी है या फिर पार्शियल पेमेंट करनी है। सो एक्सपर्ट्स ये रेकमेंड करते हैं जब भी कभी एक बिज़नेस को ख़रीदा जाए तो फुली पेमेंट नहीं की जाए, 30 से 40% तक पेमेंट जो है वो एडवांस में की जाए और बाकी पेमेंट की किस्तें बनवा ली जाएँ, और वो पेमेंट्स जो है 1 साल से ज़्यादा के अरसे में की जाए, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर बिज़नेस चलने के दौरान कोई फॉल्ट निकलता है जो सेलर ने छुपाया हो तो सेलर को पकड़ा जा सकता है। और हमारे कंट्री के अंदर तो वैसे भी अगर कोई फॉल्ट निकलता है तो सेलर को पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अगर आपने उसको फुल पेमेंट कर दी है, चाहे आपने आइडेंटिफिकेशन क्लोज भी लिखवाया हो, सब कुछ किया हुआ हो, उसके बावजूद भी आप उसको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है। लोग फ्रॉड करके आराम से यहाँ पे भाग जाते हैं, तो इसीलिए बेटर यही है कि फुली पेमेंट ना की जाए। और आखिर में है क्लोजिंग द सेल। सेल को जो है जब क्लोज किया जाएगा सो थर्ड पार्टी लाजमी जो है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए, जैसे कि कोई लॉयर है या लॉ फर्म है, वो लाजमी इन्वॉल्व होना चाहिए क्लोज करने के लिए सेल प्रोसेस को। तो ये हुई थीम नंबर 2 कंप्लीट। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस फाइल को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।